हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलास्टिसिटी का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का डिस्कशन करेंगे। कल हमने एक एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि किसी वायर में अगर आप लोड को जो है वो सस्पेंड करते हैं तो वायर की लेंथ इंक्रीज होगी। स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है उसका कर्व अगर प्लॉट करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आप लोड को और बढ़ा देते हैं तो नेचुरल है कि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, ये बिहेवियर ऑफ वायर है अंडर इंक्रीजिंग लोड। ऊपर हेडिंग डालें, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर ऑन इंक्रीजिंग लोड, ब्रैकेट में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ये वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लिया गया है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लिया गया है। ये ठीक, इसी थ्योरी को डिस्क्राइब करके उसी को नोट कराना है। तो पहले पॉइंट ए तक चेक करें। ये पॉइंट ए तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि यहाँ तक जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। समझ गए ना? यहाँ तक यानी कि आपका हुक्स लॉ वेरीफाई कर रहा है। तो आप सीधे थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। डायग्राम बनाने के बाद ये डायग्राम के ही नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना? इसको स्पेस छोड़कर और नीचे लिखने लगे तो एक एक पॉइंट हम साथ में डिस्क्राइब करते चले जाएंगे, ठीक है? तो लिखें फर्स्ट पॉइंट। ये एक्सपेरिमेंट वैसे ही किया जाएगा कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लेकर, जैसे कल बताया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, उसमें लोड सस्पेंडेड कर दो, लोड को इंक्रीज करते जाओ, स्ट्रेन या लेंथ जो इंक्रीज हो रही है उसका मेजरमेंट करते जाओ और ग्राफ को प्लॉट करो। समझ गए ना बात? तो वही थ्योरी है इसकी जो है। लिखिए पोर्शन ए, केवल लिखें, लिखिए पोर्शन ए ओ इज ए स्ट्रेट लाइन। लिखा, पोर्शन ए ओ is a straight line up to point A. Hooke's law is valid. Portion AO is a straight line up to point A. Hooke's law is valid. Point A gives the limit of proportionality. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर लिख भी रखा हमने है, देखो ये पॉइंट ए है, लिमिट ऑफ लिख रखा है ना प्रोपोर्शनैलिटी। यहां देखिए ए तक क्या होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ओ से ए तक, ठीक। उसके बाद जब आप यहां पर लोड लगाएंगे, स्ट्रेस लगाने का मतलब, बढ़ाने का मतलब लोड बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ए बी क्या होगा, थोड़ा सा कर्व हो गया। इसका मीनिंग ये है, ये प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन बी तक अगर आप इसको छोड़ देंगे वायर को, ठीक, तो वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। समझ रहे ना? मतलब वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ठीक। कहां तक? बी तक, ठीक। ए तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो बी पॉइंट को ये इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। समझ गए ना? और जो आपने ये स्ट्रेस लगाया है ओ से बी तक, ये इलास्टिक लिमिट हो गई, और यहां तक आपकी इलास्टिक लिमिट है पॉइंट बी तक, इसके करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेस हो गया। समझ गए ना बात को? तो लिखें आगे, बियॉन्ड द पॉइंट ए, बियॉन्ड, सेकेंड पॉइंट पे लिख दें, बियॉन्ड द पॉइंट ए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व is not a straight line. Beyond the point A, stress versus strain curve is not a straight line. If wire unloaded, if wire unloaded at point B, if wire unloaded at point B, then graph between stress versus strain follow the reverse path. If wire unloaded at point B, then graph between stress versus strain follow
रिवर्स पाथ, ब्रैकेट में लिखा है BAO, BAO। हाँ देखो, अगर बी पॉइंट पर आप स्ट्रेस को हटा दें, ठीक, जैसे वायर में कल बताया था ना कि लोड अगर सस्पेंडेड करते हैं तो स्ट्रेस्ड होगा, अगर बी पॉइंट पर लोड को हटा दें तो फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, यानी कि BAO पाथ को फॉलो करेगा। समझ गए होंगे बात को, ठीक। उसी में नोट करें, हेंस पॉइंट B इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, हेंस पॉइंट B इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। लिमिट का मतलब यहां पॉइंट B से मतलब है कि OB डेज जो स्ट्रेस होगा, एंड पोर्शन OB इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, पोर्शन OB इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन। तो A से B तक हुक्स लॉ करेगा फॉलो, बताएं, A से B में करेगा हुक्स लॉ फॉलो? नहीं करेगा, केवल कहां तक करेगा? A तक, ठीक, O से A तक, ठीक। लिख दो, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड बिटवीन AB, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड बिटवीन AB। अब थर्ड पॉइंट पर, एग्जाम में ये नेम लर्न रखना, जितना थ्योरी ध्यान रहे बना के लिख दी, डायग्राम पूछते हैं, ठीक है ना, डायग्राम बना दिया और पॉइंट लर्न रखो कि ये पॉइंट इन्हें कहते हैं, बस बाकी थ्योरी बना के सब। थर्ड पॉइंट, बियॉन्ड पॉइंट B, बियॉन्ड पॉइंट B, थर्ड पॉइंट, बियॉन्ड पॉइंट B स्ट्रेन इंक्रीजेस, strain increases much more rapidly with stress, beyond point B strain increases much more rapidly with stress। आप देख सकते हैं कि B के बाद देखो स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रहा उतना है, ठीक है ना, स्ट्रेन बढ़ रहा तेजी से, क्योंकि लाइन यहां पर सीधी हो गई यहां पर ऐसे आकर, ठीक, यानी स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ने लगेगा B के बाद, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही ना थोड़ी। तो क्या लिखा, बियॉन्ड पॉइंट B स्ट्रेन इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली विद स्ट्रेस इफ वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट C, इफ वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट C, the graph will not follow, the graph will not follow the path, the graph will not follow the path CBAO, CBAO, but retrace a dotted curve, retrace a dotted curve CO days, CO days। हाँ देखें, अगर आप इस पॉइंट पर लोड को हटा दें, ठीक, तो फिर इसको फॉलो नहीं करेगा, B से तो करेगा फॉलो इसको वापस, लेकिन फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, इतना इसमें परमानेंट एक्सटेंशन हो जाएगा, समझ गए ना, OO डैश, इसीलिए OO डैश को यहां लिखा गया है परमानेंट सेट, समझ गए ना, रीजन जो है इसको परमानेंट सेट बोलते हैं, या परमानेंट स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो क्या लिखा कि डॉटेड कर्व CO डैश को फॉलो करेगा, ठीक, देखिए लिखा, हेंस इफ वायर कंप्लीटली अनलोडेड, हेंस इफ वायर कंप्लीटली अनलोडेड, हेंस इफ वायर कंप्लीटली अनलोडेड स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 बट strain is equal to OO dash,
देख लें डायग्राम में, स्ट्रेस 0 हो जाएगा अनलोड करने पर और स्ट्रेन हो जाएगा ओ ओ डैश के बराबर। ठीक, स्ट्रेन इज इक्वल टू ओ ओ डैश। द लेंथ ओ ओ डैश, हाँ डायग्राम में देख लें, ओ ओरिजिन है, ओ डैश जितना पड़ गया था वहां पर। द लेंथ ओ ओ डैश इज कॉल्ड परमानेंट सेट। This deformation is called plastic deformation. This deformation is called plastic deformation. यहां पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। हुक्स लॉ केवल कहां तक करता है फॉलो? ओ से ए पॉइंट तक बस। ठीक, अब लिखा है नेक्स्ट पैरा में, इसे परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी नेक्स्ट पॉइंट पर, अब सी के बाद, सी के बाद ये जो है लेंथ इसकी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है ना। तो लिखिए बियॉन्ड सी द वायर स्टार्ट showing the increase in strain. Beyond C, the wire start showing the increase in strain without any increase in stress. Beyond point C, the wire start showing the increase in strain without any increase in stress. Wire begins to flow down. Wire begins to flow down after point C to point D. After point C up to point D लिखना, after point C up to point D, यानी कि वायर यहां पर क्या करेगा, C से D तक ये फ्लो होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा वायर, ठीक है ना। लिखिए इसी में आगे, द पॉइंट C इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। Point C is called yield point. The behavior of the wire beyond C is perfectly plastic. Up to point D, behavior of the wire beyond C is perfectly plastic up to point D. देखा, स्ट्रेस corresponding to yield point, स्ट्रेस corresponding to yield point कितनी है डायग्राम में? स्ट्रेस corresponding to yield point OC डैश, ये OC डैश यहां पर लिखा भी है, C yield point है, OC डैश yield strength। ठीक, तो क्या लिखा? हाँ, द बियॉन्ड पॉइंट द बिहेवियर ऑफ द वायर बियॉन्ड पॉइंट C is perfectly plastic up to point D. The stress corresponding to yield point is called yield strength. ठीक, अब नेक्स्ट पैरा में, बियॉन्ड पॉइंट D ना, हाँ अगला लिख दो, बियॉन्ड पॉइंट D, अब D के बाद डिस्क्राइब करेंगे। बियॉन्ड पॉइंट D, ग्राफ इज ए कर्व। बियॉन्ड पॉइंट D, द ग्राफ इज ए कर्व line DEF,
Beyond point D, the graph is a curved line DEF, which shows even if the wire is unloaded, which shows even if the wire is unloaded a little, लिखा wire is unloaded a little at point E, the thinning of wire start. At point E, the thinning of wire start. यानी वायर पतला होने लगेगा, वहां से पड़ने लगेगा. थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट एंड फाइनली वायर ब्रेक्स. एंड फाइनली थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट्स एंड फाइनली वायर ब्रेक्स एट पॉइंट एफ. देखो ये एफ पर तो वायर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसके पहले ही ब्रेकिंग स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है ना, ई पर ही ले लेते हैं कि उसके बाद तुमने लगाया तो वायर ब्रेक हो जाएगा. दूसरी बात ये कि ये जो कर्व होता है ये इतना, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है. ये बात बिल्कुल नेचुरल है. अब आप वो ले लो, ग्लास कांच लेते हो, उसमें लगाओ थोड़ा सा फोर्स, वो थोड़ी देर करेगा इलास्टिक नेचर, सो टूट जाएगा. तो कॉपर का अलग, इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं ग्राफ, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग. कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा. समझ गए ना. एक जनरल बिहेवियर है यहाँ पर ग्राफ का जो है. तो क्या नोट किया? फाइनली द वायर ब्रेक्स एट पॉइंट एफ, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, उसी में लिखें, the stress corresponding to point E is called breaking stress or ultimate stress. Point E is called breaking stress or ultimate stress. यहां पर लिखा हुआ भी है, देखिए E जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और O से EDS तक अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस है. समझ गए ना. और ये जो रीजन है आपका, ये यहां लिख दिया, रीजन CDE इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन, पॉइंट F इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है ना, समझ गए होंगे बात को, सिंपल है. तो क्या लिखा? अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द पॉइंट F इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, एंड द पॉइंट F इज कॉल्ड breaking point. Portion DEF shows plastic behavior. Portion DEF shows plastic behavior of the wire. लिख दिया. पोर्शन ये लिख दो, लास्ट वाला DEF, ठीक, इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर. तो ये जो अगर पेपर में आता है ना, तो इस ग्राफ को लर्न करें और इनके पॉइंट को लर्न रखें कौन कौन से हैं, और बाकी फिर डिस्क्राइब ऐसे, ठीक है ना, थ्योरी के बेसिस पर. नेक्स्ट लिखें आप, हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा होगा, ये डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल पढ़े हैं ना, उसी पर है ये. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, नंबर लिखें, डक्टाइल मटेरियल नंबर वन डक्टाइल मटेरियल लिखा. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ब्रैकेट में फर्स्ट पॉइंट लिखें, डक्टाइल मटेरियल. कौन से होते हैं डक्टाइल? जिनमें हाँ प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, और ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं. ठीक है ना. तो लिखें डक्टाइल में, दीज आर दोज मटेरियल विच शोज लार्ज प्लास्टिक रेंज. दीज आर दोज मटेरियल विच शोज लार्ज प्लास्टिक रेंज.
बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, लार्ज प्लास्टिक रेंज, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ये रेंज बहुत ज़्यादा होगी प्लास्टिक वाली, इसमें इसका जो है वायर की लेंथ इंक्रीज होती है। लिखा, ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड, ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट, यानी पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। लिखा, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्या लिखा आप इसके पहले, द ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व, लिख ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मटेरियल यूज्ड इन स्प्रिंग, material used in spring and can be drawn into wire, material used in spring and can be drawn into wire, एग्जाम्पल लिख दें, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। सेकंड लिखें ब्रिटिल मटेरियल, हाँ, आयरन और एल्युमिनियम। नेक्स्ट लिखें ब्रिटिल मटेरियल, लिखिए दे शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, दे शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ब्रिटिल लिखें ब्रिटिल मटेरियल, लिखा, दे शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, दिस शोज, हाँ, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट लाइज क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट lies close to the elastic limit, close to the elastic limit। एग्जाम्पल लिख दो, कास्ट आयरन और ग्लास, कास्ट आयरन और ग्लास। कास्ट आयरन और ग्लास, ये इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बनेगा, प्लास्टिक रीजन होगा नहीं, ये तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ आके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब पास में दिखा दें, एफ सीधे ए और ई, एफ सीधे दिखा दिया, ए के बाद सीधे ई और फिर एफ। लिखा, ग्राफ बना दें छोटा सा एक। थर्ड लिखें इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, देखिए दीज आर दोज मटेरियल, these are those material, elastomers, these are those material for which stress versus strain variation, these are those material for which stress versus strain variation is not a straight line, is not a straight line within elastic limit। इस टाइप का ग्राफ बनेगा इलास्टोमर का, विदिन इलास्टिक लिमिट, दे डोंट ओबे हुक्स लॉ,
हमारे जो हार्ट में जो उसके बाद हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहाँ जो वेंस होती हैं वो इलास्टोमर टाइप होती हैं, वहाँ पर जो है उन्हें जो है इलास्टोमर टाइप होती है वो, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 3 टाइप हो गए। अब आप हेडिंग डालें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। देखिए द डिले इन द रिकवरी ऑफ, द डिले इन रिकवरी ऑफ normal condition, the delay in recovery of normal condition on the removal of, the delay in recovery of normal condition on the removal of deforming force is called elastic after effect, is called elastic after effect। यानी कि रिकवरी करने में जो टाइम डिले होती है, ठीक है ना, जैसे थोड़ा टाइम लगेगा ना, आपने किसी वायर में लोड लगाया, हटा दिया, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने तक थोड़ा समय लगेगा, वही इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है। इसी में लिखना जरा नेक्स्ट पैरा में लिखिए, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज स्मॉल, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज एंड फास्फर ब्रॉन्ज। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज स्मॉल, हाँ लिखा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट लिख लिया ना। उसके बाद उसी में लिख दें नेक्स्ट पैरा में, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज एंड फास्फर ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज QUARTZ एंड फास्फर ब्रॉन्ज, but very large for glass fiber, but very large for glass fiber। It is due to this reason, it is due to this reason the suspension wire made from quartz or phosphor branch, it is due to this reason the suspension wire made from quartz or phosphor branch are used in moving coil galvanometer, are used in moving coil galvanometer। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में करंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट क्या है, वैसे करंट का जो मेजरमेंट है वो तो एम्पियर्स मीटर से होता है, एमीटर से, लेकिन उसमें प्रेजेंस पता लगती है करंट की। तो उसमें आप 12th में भी ये क्वेश्चन आता है कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर 12th सिलेबस में है कि उसमें जो सस्पेंशन वायर है वो क्वार्ट्ज का क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहां भी यही लिखा जाता है कि उसका जो है वो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है वो कम है, ठीक है ना, नोट कर दिया ना, इन मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इसी में आप जो है जो थ्योरी लिख रहे हैं उसी में आगे आप कंटिन्यू करें कि अब आप नेक्स्ट लिखें ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, शार्ट में BS लिख दे रहे, ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो नेचुरल है कि ये ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप क्रॉस सेक्शन लिख देना, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अगर हम इससे फोर्स अपॉन एरिया, अगर हम ब्रेकिंग फोर्स निकालना चाहें तो फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू फार्मूला बना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखें कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यानी किसी अगर मटेरियल का आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, उसमें आप एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करके उसमें ब्रेकिंग फोर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपको दो रॉड दिए जाएं एक ही मटेरियल के, ठीक, एक इसका देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये थिन वायर है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और दोनों के मटेरियल एक ही है, जैसे मान लीजिए स्टील का ले लिया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों की फिक्स होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, उससे हम ब्रेकिंग फोर्स निकाल सकते हैं। यानी हम इस रॉड में कितना फोर्स लगाएं कि ये ब्रेक हो जाए, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर क्रेन जो होती है, क्रेन जिसमें हम लोड उठाते हैं, उसकी डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है ना, उसको डिजाइनिंग करते हैं और डिजाइनिंग करते समय उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी डालते हैं, ठीक, जिससे कि वो जितने पर उसमें ब्रेकिंग फोर्स आता है उससे कम फोर्स लगाते हैं। तो इसी में आप नेक्स्ट में कंटिन्यू करना। आपने लिखा है ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। देखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड फॉर ए मटेरियल, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड फॉर ए मटेरियल। अभी हमने बता दिया ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स होगा, ठीक, बट ब्रेकिंग फोर्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स कर दें तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखें और वो भी नीचे नोट कर दें। वाइल यूजिंग ए मटेरियल, वाइल यूजिंग a material, the breaking stress is always kept, breaking stress is always kept much lower than that of breaking stress. While using a material, the working stress is always kept much lower than the breaking stress. यानी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे कम लोड लगाते हैं हमेशा क्रेन वगैरह से लोड उठाने के लिए, ठीक। देन दैट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, सो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ब्रैकेट में लिख दें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। नेचुरल है कि वर्किंग स्ट्रेस कम होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ब्रैकेट में लिखें ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस मे हैव ए लार्ज वैल्यू, ब्रैकेट के बाहर मे हैव ए लार्ज वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो समझ गए होंगे, इसका न्यूमेरिकल में भी आपको कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि क्रेन वगैरह में कि हमें लोड उठाना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो खुद ही देंगे, तो आप ब्रेकिंग स्ट्रेस में उसका एरिया मल्टीप्लाई करें, ब्रेकिंग फोर्स आ जाएगा। कितना लगाएंगे वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकाल लें। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ब्रैकेट में आपको लिखा दिया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक, वर्किंग स्ट्रेस कम रखा जाएगा, यानी कि फोर्स जो अप्लाइड है वो कम रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें इलास्टिक फैटीग, FATIGUE, इलास्टिक फैटीग। देखिए, जब हम किसी मशीन के अंदर किसी रॉड को या किसी स्ट्रिप हो उसको लगाते हैं और उसमें बार बार लोड पड़ रहा हो, जैसे ये कोई रॉड लगा है और ये बार बार प्रेस हो रहा है, फिर रिलीज, फिर प्रेस, फिर रिलीज, यानी कि बार बार लोड लग रहा हो, ठीक, तो बहुत समय के बाद उसमें इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो लूज हो जाती है, ठीक, उसी को इलास्टिक फैटीग बोलते हैं। और कुछ समय तक रेस्ट में देने के बाद फिर वो वर्किंग में आप उसको ले सकते हैं। तो उसमें लिखें इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच
its behavior becomes, by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternatively deforming force, under the action of repeated alternatively डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी बार बार फोर्स लग रहा है अल्टरनेटिवली. इफ द वायर इज अलाउड टू रेस्ट, इफ द वायर इज अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम, इट रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेटस, रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेटस. ठीक है, फिर से अपनी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उसको फिर से रीगेन कर लेता है. नेक्स्ट हेडिंग डालें, इलास्टिक हिस्टेरिसिस. इलास्टिक हिस्टेरिसिस, HYSTERESIS, हिस्टेरिसिस. देखिए, ये रबर वायर डज नॉट ओबे, ये रबर वायर, नोट करें फिर लिखा समझाते हैं. ये रबर वायर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, रबर वायर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. ये रबर वायर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ. इट हैज ए लार्ज प्लास्टिक रीजन in its stress strain curve. In its stress strain curve, it does not retrace the same curve during unloading. During unloading यानी लोड को हटा दें तो सेम कर्व को फॉलो नहीं करता है. स्ट्रेस स्ट्रेन, जैसे लोड करते समय पता लगा उसने इस कर्व को फॉलो किया, तो वापस आते समय वो इस कर्व को फॉलो नहीं करेगा, वापस दूसरे पाथ से आएगा. ठीक, यानी उसी पाथ को रिट्रेस नहीं करेगा. तो हमने ओ ए बी सी, ये पॉइंट ओ, ये बीच में ए ले लिया, ये बी, ये सी, ये लोडिंग, ये अनलोडिंग. लोडिंग अनलोडिंग का मतलब उसमें फोर्स लगाया और फिर हटा दिया. तो नोट करें, द पोर्शन ओ ए बी रिप्रेजेंट लोडिंग एंड पोर्शन बी सी ओ रिप्रेजेंट अनलोडिंग. दिस feature is known as elastic hysteresis and the curve is known as hysteresis curve. The area of loop represent the energy. ये important point ध्यान रखना, area of loop represent energy dissipated by rubber as a heat during loading and unloading. लोडिंग और अनलोडिंग होते समय इसका जो एरिया होगा वो हीट लॉस को शो करता है. एरिया, एरिया कौन सा, ओ ए बी सी ओ शोज हीट लॉस. जो एनर्जी है वो जैसे रबर है, उसको आप बार बार अगर खींचेंगे छोड़ेंगे तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होगा वो ये हीट लॉस है, वो एरिया शो करता है. दूसरी बात, अभी आगे भी हम आपको बताएंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसमें अगर मीटर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो न्यूटन मीटर जूल होता है, और ये बन गया मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब. इसीलिए इसका जो एरिया होता है वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम शो करता है. समझ गए होंगे आप, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम शो करता है. इसको इलास्टिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं. ठीक, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो, POISSON, POISSON, एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, पॉइजन्स रेशियो. देखिए, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. The ratio of lateral strain
to the longitudinal strain is called Poisson's ratio। जब हम किसी रॉड में फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस रॉड को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक, अब इसमें फोर्स लगा दिया डाउनवर्ड, तो रॉड की लेंथ इंक्रीज होगी और ये इसका डायमीटर है। तो इसकी जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी रॉड की, ये लेंथ इंक्रीज हो गई तो नेचुरल है इसका डायमीटर चेंज हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गई, मान लीजिए डेल्टा एल, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, ये डेल्टा एल इंक्रीज हो गई और डायमीटर में चेंज हो गया, डायमीटर में जो चेंज हुआ वो डेल्टा डी है, ठीक। पहले मान लीजिए ये यहां तक था, अब डायमीटर कम हो गया तो डेल्टा डी हो गया। तो जो आपका पॉइजन्स रेशियो है, ये इनका रेशियो है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल। आपको मालूम है स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो डेल्टा एल अपान एल है, और लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल्टा डी अपान डी। माइनस इसलिए क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। जो पॉइजन्स रेशियो है उसे सिग्मा से लिखते हैं, और ये लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। आपने अभी डिफिनीशन नोट की है कि दिस इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डिवाइड कर दें, लेटरल स्ट्रेन है माइनस डेल्टा डी अपान डी, ये डेल्टा है, डी अपान डी, ठीक, और अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी डेल्टा एल अपान एल। इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ये रेडियस में भी लिख सकते हैं आप, डायमीटर को हाफ कर दें तो डेल्टा आर अपान आर भी है, फार्मूले को नोट कर सकते हैं रेडियस में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लें, इसका एक डेरिवेशन होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कि थ्योरेटिकली लिखिए, थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन, theoretically the value of sigma lies between minus 1 and 0.5, minus 1 to 0.5 for most of the solid material. The value of sigma is less than 0.5। theoretically आती है -1 से 0.5, ठीक है ना, बट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज लेस देन 0.5, इट लाइज बिटवीन 0.25 टू 0.35, 0.25 टू 0.35, ठीक। थ्योरेटिकली आती है -1 से 0.5, बट प्रैक्टिकली जो है वैल्यू वो इतनी ही आती है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम किसी वायर में, जैसे ये वायर है और आपने इसको फिक्स कर दिया, इसमें नीचे को फोर्स लगा दिया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो इसमें वर्क डन होगा। इसमें जो वर्क डन होता है वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। ये जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, ब्रैकेट में लिखें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्सेस, क्योंकि जब वायर में आप नीचे फोर्स लगाएंगे तो अंतर जो इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहे हैं उनके अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग में स्टोर्ड होती है बिल्कुल उसी तरह से, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट पैरा से लिखना, सपोज द लेंथ ऑफ वायर इज एल, कैपिटल एल लिखना, सपोज द लेंथ ऑफ वायर इज एल, कैपिटल एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, कैपिटल ए लिखना। सपोज ऑन अप्लाइंग ए फोर्स एफ along the length of wire, suppose on applying a force
if along the length of wire the length increases by x, then किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने फोर्स लगाया तो उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो x है, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये इज इक्वल टू x अपॉन ओरिजिनल लेंथ l, ठीक। x किसी समय वेरिएशन हुआ है। हम इसमें जो एनर्जी का डेरिवेशन वर्क डन का करते हैं वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, जैसे वहां हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, ठीक। अब यंग मॉडुलस y है, तो यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F अपॉन A ओवर x अपॉन L, तो ये हो जाएगा F अपॉन A L इंटू एक्स। ये y निकाल लिया। इससे आप फोर्स निकाल लें, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए फोर्स निकालना पड़ेगा। तो वाई ए ओवर एल इंटू एक्स, ये फोर्स आ गया। अब dx इंक्रीमेंट करेंगे, बिल्कुल उस सेम डेरिवेशन है उसी तरह। लिखिए, इफ द वायर इज फर्दर इंक्रीज्ड, इफ द वायर इज फर्दर इंक्रीज्ड बाई स्मॉल लेंथ dx, बाई स्मॉल लेंथ dx, देन वर्क डन। तो इसमें वायर में इंक्रीमेंट कर दें dx का, यानी कि इस तरह का वायर हो गया कि ये हमने कोई वायर लिया, इसकी लेंथ l थी और किसी समय इसमें इंक्रीमेंट x हो गया, ठीक है ना, और dx और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? dw, डायग्राम की जरूरत नहीं है, f इंटू डी एक्स, यानी वाई ए ओवर एल इंटू एक्स, ठीक। अब टोटल वर्क डन आप लेंथ ले लें, इनिशियल लेंथ से लेकर फाइनल लेंथ तक। लिखिए, देयरफॉर इन इंक्रीजिंग द ओरिजिनल लेंथ, देयरफॉर इन इंक्रीजिंग द ओरिजिनल लेंथ एल, ओरिजिनल लेंथ एल टू एल प्लस एल, स्मॉल एल ले लिया, ठीक। तो एक्स कहां से स्टार्टिंग हुआ? 0 से, और एंड कहां पर हुआ? स्मॉल एल पर। तो नेट वर्क डन, लिखिए नेट वर्क डन, तो वाई ए ओवर एल इंटीग्रेट कर दें, यहां पर dx और लिखना था नीचे, x dx, यहां पर dx नोट करें, x dx, और शुरू में x कितना है? 0, और लास्ट में l, तो ये टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगा l का। तो वाई ए ओवर एल, ये तुम्हें मालूम है एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 हम बाहर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो 1/2 वाई ए ओवर एल इंटू एल स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन करने के बाद इसमें सेटिंग होती है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, वाई ए ओवर कैपिटल एल। तो जरा आप इस सेटिंग पर देखें, इसे स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में लाना पड़ता है। आप फार्मूला नोट करें, और न्यूमेरिकल भी हैं हमारे यहाँ इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, जो आपने वर्क डन निकाला है 1/2 इंटू, अब इसे फार्मूला जब लर्न होगा तब तो आप सेट कर ही लेंगे। जो y होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ठीक। स्ट्रेन क्या होगा? L अपॉन एल, एल स्मॉल एल टोटल इंक्रीमेंट लेंथ है और ये ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेस किसके इक्वल होगा? स्ट्रेस होगा y स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये यहां पर सेटिंग बनाएं, तो y अलग लिखें, एक l लें और एक कैपिटल L, ये y हो गया, इसका स्मॉल l आ गया और ये कैपिटल आ गया, ठीक। ये आपके स्ट्रेस के इक्वल होगा इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन l अपॉन l, ठीक। अब यहां पर ये 2 बार l हो गया डेनोमिनेटर में, इसके लिए l मल्टीप्लाई करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रह गया।
जब फार्मूला लर्न होगा तो आप सेट कर लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है, यानी ये सेटिंग आपको यहाँ बनानी है। तो वर्क डन यही उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। ये हो गया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला लर्न करना है, ठीक। 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, और अगर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम यही उसमें लिख देना, यही पोटेंशियल एनर्जी है, लिख दिए दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड कर दो वॉल्यूम को, तो फार्मूला क्या बना 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब हम ये फार्मूला आप लर्न रखना, इसमें कई फॉर्म ये दे देते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछी जाती है, ठीक है ना। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस वाई। तो इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2, यहां पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें, और ये बन गया स्ट्रेन का होल स्क्वायर, और ये वाई आ गया इतना टर्म। तो आप पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 11th में इसका डेरिवेशन बहुत पूछते हैं, 1/2 वाई यानी कि यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, इसका भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म है चेंज हो गई एक दूसरे में, ठीक है ना। 1/2 यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक। और ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पर हमारे 2 लाइन में हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, आपको याद होगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। अब इसमें जो एरिया होगा, हमने इसकी यूनिट अभी आपको बता दी, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक। जरा ध्यान दें, एरिया होगा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ओके, ये एरिया, ठीक। अब जरा यूनिट पर ध्यान दें, अभी बता चुके हैं स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन यूनिट लेस है। इसमें अगर मीटर का मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो न्यूटन मीटर क्या बनता है, जूल, और ये क्या बनता है, मीटर क्यूब। इसका मतलब ये क्वांटिटी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन जूल पर मीटर क्यूब शो करती है। इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बात पर, आपने अभी अभी ड्राइव किया कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, वो इससे 2 लाइन में ड्राइव हो सकता है। अगर पेपर में भूल जाए फार्मूला तो इससे निकाल लेना, लेकिन आप डेरिवेशन जो है वो उसी से करना जो आपको पहले दिया गया है फार्मूला, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने आज आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की प्रॉपर्टी, ठीक, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन करा दी हैं। वो ग्राफ कराया था, जो वो ग्राफ आपके पेपर में 11th में बहुत आता है। और दूसरा मेन जो है ये डेरिवेशन आप तैयार करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।